नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। अरे अरे, उस बुढ़िया को पकड़ो। चोरनी कहीं की बुढ़िया यह खाना बनाने आई थी या चोरी करने। पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है। अपनी इज्जत का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहता इन लोगों को। अरे पता नहीं और कितना दिन तक जिंदा रह लेगी यह बुढ़िया, जिसने आज भी चोरी करना नहीं छोड़ा। कहते हुए शादी के समारोह में आए एक रिश्तेदार ने सुमित्रा जी के हाथ में खाने की पोटली को छीनते हुए उन्हें गालियां देते हुए लोगों को आवाज़ दे रहा था कि इस बुढ़िया की करतूत तो देखो। और दोनों को छीना झपटी में वह सारा खाना ज़मीन पर गिर गया, जबकि उस पोटली में केवल दाल चावल और थोड़ी सी सब्जी ही थी। कोई छप्पन भोग भी नहीं रखा था सुमित्रा जी ने। तभी संतोष, जिनकी बेटी की शादी का समारोह हो रहा था, वह भी वहां पहुंच गया। उसने जब देखा सुमित्रा जी खाना लेकर जा रही हैं तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। और खाना में केवल सादा दाल चावल और थोड़ी सी सब्जी थी। उसने खाना को ध्यान से देखा तो उसने अपना दिमाग लगाया कि आखिर यह औरत सिर्फ सादा खाना ही लेकर क्यों जा रही है, और वह भी छुपाकर, जबकि यहाँ तो 56 भोग अर्थात एक से बढ़कर एक नई डिश बने हैं। हो ना हो ज़रूर यह मजबूरी की मारी है। और उसने याद करने की कोशिश किया यह कौन हो सकती है, क्योंकि उनका चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तब उसे याद आया कि अरे यह तो सुमित्रा काकी है। उनके पड़ोस में ही रहती थी। जब काका की शादी होकर आई थी तब संतोष बहुत छोटा था, लेकिन रोजी रोटी कमाने की आपाधापी में सब गांव से शहर गए तो वहीं के होकर रह गए। लेकिन कई दिनों बाद अपने दिल के सबसे करीबी को देखा, फिर भी एक दूसरे को नहीं पहचान पाए। संतोष तो छोटा से बड़ा हो गया, इसीलिए कोई नहीं पहचाना। लेकिन जब संतोष ने अपने दिमाग में जोर डाला तो वह उन्हें पहचान लिया। वह उन्हें देखकर खुशी से उछल पड़ा और कहा, यह तो सुमित्रा काकी है, जो किसी समय में अपने इलाके की सूबेदार की पत्नी हुआ करती थी, जहां 10-10 नौकर 24 घंटे खाना खाकर पड़े रहते थे। और संतोष सुमित्रा जी को बचपन से जानता था कि वह कितनी दयालु और सबकी लोकप्रिय मुखिया हुआ करती थी, जिनका निर्णय सराखों पर हुआ करता था। लेकिन उनकी ऐसी दुर्दशा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ काम कर रहे एक सहयोगी से कहकर उनके लिए फिर से दाल चावल और सब्जी परोसकर मंगवाया और सम्मानपूर्वक उन्हें दिलवाया। दरअसल सुमित्रा काकी उस शादी समारोह में कैटर के साथ सब्जी काटने और खाना बनाने में मदद करने के लिए मजदूर के रूप में वहां आई हुई थी। लेकिन उन्हें कुछ याद आते ही उन्होंने वैसी हरकत की थी। जब यह बात कैटर को पता चली तो उसने उसे खूब डांटा। लेकिन संतोष ने उसे समझाते हुए कहा, भाई कोई बात नहीं, जब मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो आप उन्हें क्यों डांट रहे हो। और भी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन किसी ने उन्हें बुलाकर अंदर ले गया। थोड़ी देर में सुमित्रा जी अपनी गर्दन झुकाए, चेहरे को अपने पल्लू से ढके, आंखें नीचे किए हुए चुपचाप वहां पहुंच गई जहां अन्य मजदूर सब्जी काट रहे थे। सभी लोगों ने घृणा की दृष्टि से सुमित्रा काकी को देख रहे थे, लेकिन उस कैटर ने उन्हें और जलील करना उचित नहीं समझा और उसने उन्हें कुछ नहीं कहा। उस दिन का सारा काम निपटाकर सुमित्रा जी ने सभी लोगों के साथ भर पेट खाना खाया और उस कैटर के कहने से थोड़ा सा खाना फिर से लेकर चली गई।
संतोष भी अपनी बेटी की शादी में इतना व्यस्त हो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसे बाद में सुमित्रा जी से इत्मीनान से साथ में मिलकर बातें करना था। लेकिन जब तक उसके घर के समारोह होते रहे तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह वहाँ से जा चुकी थी। कैटर भी अपना सामान लेकर जाने लगा। तभी संतोष को अचानक याद आया कि अरे, सुमित्रा काकी भी तो उस दिन आई थी। मैं उनसे बाद में बात करूँगा सोचा, लेकिन उनसे बात ही नहीं कर पाया। क्यों नहीं कैटर से उनका एड्रेस पूछ लिया जाए, आखिर क्या हुआ है उनके साथ, यह तो पता लगाया जाए। वह दौड़कर उस कैटर के पास गया और उससे पूछा तो वह बोला, साहब मुझे नहीं मालूम कि वह बुढ़िया कहाँ रहती है। उसे जब जब ज़रूरत रहती है तो वह सिग्नल के पास आकर बैठ जाती है। मैं उसे वहीं से उठा कर ले आता हूँ, फिर वह कहाँ जाती आती है मुझे नहीं मालूम। संतोष बोला, भाई वह जब भी मिले मुझसे ज़रूर मिलवाना। क्यों साहब, वह कोई ख़ास है क्या? संतोष ने उसे कहा, अब तुझे क्या बताऊं भाई, वह ख़ास से भी ज़्यादा ख़ास है। तो फिर आपने उस दिन क्यों कुछ नहीं कहा उनसे? कैटर ने कहा, अरे सबके सामने उन्हें काकी कहकर संबोधित कर देता और मेरी रिश्तेदारी बता देता तो वह तो शर्म के मारे मर ही जाती भाई, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा और कुलीन परिवार से संबंध रखती है। क्या बात कर रहे हैं साहब? कैटर ने कहा, हाँ भाई, तुझे यकीन नहीं होता तो सुन। उनका नाम सुमित्रा है। हम उन्हें मुखिया सुमित्रा काकी कहकर पुकारते थे। वह अपने समय के सूबेदार की पत्नी हुआ करती थी। वह बहुत ही दयालु किस्म की महिला थी नहीं बल्कि है, अभी भी वह बहुत दयालु है। कैटर बोला, हाँ भाई, यह बात तो आपने सही कहा। वह अम्मा जब जब काम पर आती है वहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट और मज़ेदार बनता है कि लोग तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाते, और हमारे मजदूर के बीच भी कभी खटपट नहीं होती है। इधर सुमित्रा जी के पति सूबेदार किशोर जी, जो कि अब नाम के ही सूबेदार रह गए थे, वह एक खंडहर मकान में जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। सुमित्रा जी उनके पास थोड़ा सा खाना रखकर उनके लिए दवाई लेने गई हुई थी। उसी समय उन्हें खांसी इतनी ज़ोरों की आई कि वह उसे खांसी के अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाए और चारों हाथ पैर को छटपटाने लगे, जिसके कारण उनके पास रखा खाना भी नीचे गिरकर फैल गया, जो खाने लायक नहीं रह गया। जब सुमित्रा जी दवाई लेकर वापस आई तो देखा किशोर जी बेहोश पड़े हुए हैं और उनके आसपास रखे सामान बिखरे हुए हैं। तो वह बहुत घबरा गई। वह बदहवास सी रोती हुई ऑटो रिक्शा के लिए सड़क की ओर भागी ताकि उसके पति को जल्दी से जल्दी अस्पताल लेकर जा सके। तभी इत्तेफाक से संतोष अपनी कार से इस तरफ से किसी काम से जा रहा था। सुमित्रा जी को इतना भी ध्यान नहीं था कि सामने से कार आ रही है। वह संतोष की कार के सामने आ गई। ड्राइवर ने कार रोका और सुमित्रा जी के ऊपर चिल्लाने लगा, अगर मरना है तो क्या मरने के लिए मेरी ही कार मिली थी? चल हट बुढ़िया यहाँ से, अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो सच में चढ़ा दूंगा तेरे ऊपर। एक तरफ लगाए तभी संतोष ने देखा कि वह बुढ़िया कपकपाती हाथों से रोती हुई माफ़ी मांग रही है, तो उसे उन पर दया आ गई। जब वह पास जाकर देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। वह सावित्री जी को पहचान लिया। उसने उनका हाथ पकड़ा और एक किनारे में ले जाकर शांति से बैठाया और कहा, अरे सुमित्रा काकी, आप? क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके पड़ोस में रहने वाला संतोष हूँ। मेरी माँ का नाम आशा है, जो अभी इस दुनिया में नहीं रही। आप दोनों तो एकदम पक्की सहेली थी ना। अब कुछ याद आया आपको? सुमित्रा जी ने दिमाग पर जोर डाला। तब उन्हें याद आया, यह वही संतोष है जो उनके बेटे
आकाश और आदित्य के साथ खेला करता था। उन्होंने अपने दोनों बेटों को जितना प्यार दिया था उतना ही प्यार संतोष को भी दिया था। शायद उसी का प्रतिफल था जो संतोष उन्हें तीसरे बेटे के रूप में मिला। जब संतोष ने उनकी ऐसी हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उसने अपनी कसम दे दी तब सुमित्रा जी ने बताया, बेटा, छोटा बेटा आकाश तो विदेश में सेटल हो गया है, वही अपना घर परिवार बसा लिया है। इसीलिए हम लोग बड़े बेटे आदित्य के साथ ही रह रहे थे। लेकिन बड़ी बहू सीमा बहू नहीं बल्कि कसाई निकली। वह हमारे बेटे के रहते हुए तो हमें कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जैसे ही आदित्य अपनी ड्यूटी पर जाता है या किसी काम से घर से बाहर जाता तो वह हम दोनों को इतना परेशान करती कि हमारा जीना दुभर हो जाता। वह ऐसा सब इसलिए कर पाती क्योंकि उसकी माँ शकुंतला जी उसका साथ जो देती थी। वह हर बात के लिए उसे उकसाती कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तभी तो उस घर की महारानी बनकर रह सकती है, वरना तेरी सास तुझे नौकरानी बना कर रख देगी। बहू भी उसी की बातों में आकर हम दोनों बुजुर्गों पर अत्याचार करने में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचती थी। जैसे ही सुबह होती बहू मुझे घर के काम में लगा देती, वैसे ही आदित्य के पिताजी को बाहर से दूध लाना, सब्जी लाना, बच्चों का स्कूल बस तक पहुंचाना, गार्डन की सफाई करना, सारे काम करवाते। और अगर हम दोनों में से किसी एक की भी तबीयत खराब हो जाती तो वह हमें काम ना करना पड़े इसलिए बहाने बनाने का इल्ज़ाम लगाती और कामचोर कहकर और भी ज़्यादा काम करवाती। और अगर हमें थोड़ी सी भी ना नुकुर की तो वह हाथ भी उठा देती और धमकी देती कि अगर आदित्य को बताया तो खाना पीना तो बंद ही कर देगी और वह इस घर से भी में नहीं रहने देगी। हम दोनों बूढ़े हो चुके थे इसलिए डरते थे कि अभी उम्र में आखिर कहाँ जाएंगे, इसलिए आदित्य से कुछ नहीं कहते थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन आदित्य को ऑफिस की तरफ से किसी काम के सिलसिले से विदेश जाना था और वह 2 महीने बाद ही वापस आने वाला था। उसने मिठाई का डिब्बा लाकर सबसे पहले हमारे हाथ में थमाया और कहा, माँ, पिताजी, आपके बेटे का प्रमोशन होने वाला है, लेकिन 2 महीने के लिए विदेश जाना होगा। उसके बाद वापस आते ही मेरा प्रमोशन हो जाएगा और मेरी तनख्वाह भी 3 गुना बढ़ जाएगी। माँ, पिताजी, आप दोनों खुश तो हैं ना? हम दोनों बेटे के विदेश जाने की बात सुनकर खुशी तो हुए, लेकिन उसकी तरक्की में बाधा हम कैसे बन सकते थे। इसीलिए हमने उसे खुशी खुशी विदेश जाने के लिए आशीर्वाद दे दिया। हमारा बेटा अभी भी विदेश में ही है, लेकिन बहू ने बेटे के जाते ही इतना अत्याचार करना प्रारंभ किया। कहते हुए वह फपक फपक कर रोने लगी। तभी संतोष ने कहा, अरे काकी, आप रोइए मत। और काका कहाँ हैं? अब आपका बेटा आपके पास है। आपके दोनों बेटे विदेश में हैं तो क्या हुआ, यह तीसरा बेटा तो है ना आपके पास। अब यह समझ लीजिए कि आप लोगों के दुख के दिन ख़त्म। आगे बताइए कि भाभी ने आपके साथ और क्या किया। तभी सुमित्रा जी बोल दी, बेटा, बहू ने घर भी काम वाली बाई को हटा दिया। सुबह सुबह मुझे घर के सारे काम करवाती और मैं अपने ही घर के काम करने में कैसी शर्म कह के खुशी खुशी कर भी रही थी। लेकिन तेरे काका की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें लगातार खांसी आ रही थी। आदित्य जब घर में था तभी से खांसी आ रही थी। उसने अपने पिता का इलाज के लिए कहा भी, लेकिन बहू ने कहा, अरे आपको बाबूजी के इलाज के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं अच्छी तरह से देखभाल कर रही हूँ बाबूजी और माँ जी की। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? क्या यह सिर्फ आपके ही माँ बाबूजी हैं? और हमें धमकी दे रखी थी कि अगर हमने मुंह भी खोला
तो वह हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। इसीलिए हम लोग डर के कारण आदित्य से कुछ भी नहीं बोल पाए और उसके सामने खुश रहने का नाटक करने लगे। एक दिन बहू ने अपनी सारी सहेलियों को बुलाकर घर में किटी पार्टी रखी थी, जिसमें उसकी माँ और बहन लोग भी आए थे। तेरे काका को बहू ने कहा था कि वह अपने कमरे से ना निकले और मुझे रसोई में उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए लगा दिया। मैं नाश्ता बनाने में लगी रही और उधर तेरे काका को इतनी खांसी आई कि उन्हें उल्टियाँ होने लगी और वह पानी मांगने के लिए बाहर निकल गए और थोड़ी उल्टी बाहर भी हो गई। अब क्या था, बहू आओ देखी न ताओ। बहू का गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने गुस्से से आंखों के इशारे में मुझे उन्हें अंदर ले जाने के लिए कहा। मैं जल्दी जल्दी उन्हें पकड़कर अंदर ले गई, उन्हें पानी दिया और उनकी उल्टी को साफ किया। उसकी सभी सहेलियां नाक मुंह सिकुड़ाने लगी। किसी ने कहा, छी छी यार सीमा, तू इन गवारों के साथ कैसे रह लेती है। किसी ने कहा, अरे यार, यह लोग तो नौकर रखने लायक भी नहीं हैं, फिर तू इन्हें क्यों झेल रही है। किसी ने कहा, यार मैं तो ऐसे खुसट लोगों को 1 सेकेंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी किसी ने कहा, यार सीमा, आखिर यह लोग हैं कौन जो इन्हें अपने माथे पर बैठा कर रखी है। तभी बहू ने कहा, यार यह लोग मेरे पति के गांव के लोग हैं, यह गरीब हैं, इसीलिए मेरे पति ने इन पर तरस खाकर नौकर के रूप में काम पर रख लिया है। लेकिन बस अब और नहीं, अब तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता इनका नखरा। लेकिन तुम लोग इन गवारों के कारण अपना मूड खराब मत करो यार, चलो अपना पार्टी एंजॉय करते हैं। कहते हुए बहू ने सभी के साथ उस दिन की पार्टी एंजॉय तो किया, लेकिन पार्टी ख़त्म होते ही वह मुझसे बोली, ए बुढ़िया चल उठ और सारे बर्तन साफ कर। और इधर तेरे काका की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी कि उन्हें छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। इसीलिए मैंने भी कह दिया, बहू तेरे बाबूजी की तबीयत इतनी ख़राब है और तुझे सिर्फ काम की ही पड़ी है, काम तो बाद में भी हो जाएंगे। बहू चलो पहले तुम्हारे बाबूजी को अस्पताल लेकर चलते हैं, उनकी हालात बहुत ही नाजुक हो गई है, थोड़ी तो दया कर बहू। मैं बहू के सामने हाथ जोड़ मिन्नतें करती रही, लेकिन पत्थर दिल बहू मुझ पर दया करने की बजाय मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर लाने लगी और कहने लगी, कामचोर कहीं की, बूढ़े ने ज़्यादा खा लिया तो उसने उल्टी कर दिया और तू काम करने से बचने के लिए बूढ़े के तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर काम से बचना चाहती है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम दोनों की चालाकी को। कहते हुए बहू ने मुझे सारे बर्तन साफ करने के लिए कहकर मेरे हाँ कहने पर ही मेरे बाल छोड़े। मैं रोती रही और सारे बर्तन साफ किया और जब फिर से सारे घर की साफ सफाई करने के लिए बोली तो तेरे काका ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू कुछ तो रहम कर अपने बूढ़े सास ससुर पर, मुझे अस्पताल लेकर चलो बहू, वाकई मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तभी बहू की माँ बोली, देख बेटी, अभी तो दामाद जी भी घर पर नहीं हैं और तू कहाँ से पैसे लाएगी इन बूढ़े बुढ़िया के इलाज के लिए। ऐसा कर इन्हें धक्के मार कर घर से बाहर निकाल कर फेंक दे, तेरी बला से कहीं भी जाए और कहीं भी मरे तुझे क्या। दामाद जी आएंगे तो कह देना इन दोनों ने खुद से झगड़ा करके घर से सोना चांदी और सारे रुपए पैसे चोरी करके रात के अंधेरे में कहाँ चले गए तुझे पता ही नहीं चला। तभी बहू के बहन भी बोली, हाँ दीदी यह सही आइडिया दिया है मम्मी ने, और तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर क्या था, बहू भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, वह भी अपनी माँ और बहन की बातों में आकर हम दोनों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब बाहर ठंड अधिक होने के कारण तेरे काका की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, इसीलिए मैंने एक रिक्शा को रुकवाकर
तेरे काका को उसमें बिठाया और सरकारी अस्पताल में ले गई। वहाँ जाकर पता चला कि उन्हें टीबी और शुगर हो गया है। शुगर के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर हैं, दिलीप चोपड़ा, जिसने तेरे काका ने बचपन में पढ़ने के लिए पैसे दिए थे, जिसकी बदौलत से वह पढ़ाई में आगे बढ़ पाया था। वह भी तेरे काका को तुरंत ही पहचान लिया। इसीलिए उस डॉक्टर ने उनका इतना अच्छा इलाज किया कि वह अब बहुत हद तक ठीक हो गए हैं। लेकिन भूख पर अभी भी उनका काबू नहीं है बेटा, और हमारी आय का कोई भी साधन नहीं है कि मैं उन्हें समय पर पौष्टिक खाना दे सकूं। संतोष ने कहा कि डॉक्टर दिलीप ने आप लोगों के इलाज के अलावा और कोई सहायता नहीं की। नहीं बेटा, दिलीप तो कह रहा था कि हम उसके घर पर ही जाकर रहें, लेकिन तेरे काका की खुददारी ने रोक लिया और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन डॉक्टर दिलीप ने कहा है कि हमें अगर कोई भी परेशानी होती है तो उसे बताएं, लेकिन हमने उसे कुछ भी नहीं बताया। यह सब तो हम तुझे भी नहीं बताने वाले थे, लेकिन नसीब को यही मंजूर था, इसीलिए शायद तेरे सामने यह बात खुल गई, वरना हमारी उम्र ही कितनी बची है। अब हमें अभी भी मौत आ जाए तो कोई गम नहीं है। बेटा संतोष थोड़ी देर तक तो सोचता रहा, फिर बोला था कि आप मेरी कार में बैठिए और काका कहाँ हैं, हमें वहीं ले चलिए। तभी सुमित्रा जी ने टूटे फूटे खंडर हो चुके मकान के पास उन्हें ले गई, जहाँ उनके पति किशोर जी दर्द से कराह रहे थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वह खांसी भी नहीं पा रहे थे। संतोष ने जब उनकी हालत देखा तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। हमने उन्हें जल्दी से उठाया और फिर से इसी डॉक्टर दिलीप चोपड़ा को फ़ोन लगाया और उसकी तबीयत के बारे में बताया, तो डॉक्टर दिलीप चोपड़ा भी बिना देरी किए उनके इलाज के लिए तैयार हो गया। संतोष ने डॉक्टर चोपड़ा को भी उनकी हालत के बारे में बता दिया। तभी दोनों ने मिलकर उनकी रहने की व्यवस्था की। अब दोनों ने मिलकर किशोर जी की इतनी सेवा की कि वह बहुत जल्दी ठीक हो गए। अब तो किशोर जी ने डॉक्टर साहब और संतोष दोनों के सामने अपनी इच्छा प्रकट की कि वह कुछ काम करना चाहते हैं, ताकि वह अपना और अपनी पत्नी का पेट भर सके। उनकी बातों को सुनकर उन दोनों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि अब उनकी उम्र काम करने की नहीं रह गई है। आपके बेटों ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, हम दोनों आपके बेटे आपकी दो भुजाओं के समान हैं, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन किशोर जी ने कहा, बेटा तुम्हारे विचारों और तुम्हारे प्यार से सराबोर प्रस्ताव का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम ही सोचो, जो इंसान जीवन भर काम कर करके खाया हो और वह अभी से आराम फरमाए तो बताओ उसके हाथ पर जाम नहीं हो जाएंगे। इसीलिए मेरे बच्चों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए छोटे मोटे काम ढूंढ दो। तब मजबूरन संतोष ने अपने पास ही उनके काम पर रख लिया। संतोष उस शहर का जाना माना व्यापारी था, इसीलिए उसने एक शोरूम को किशोर जी के हिस्से में ही दे डाला और वह शोरूम का लेन देन हिसाब किताब देखेंगे। बाकी और अन्य कामों के लिए सुपरवाइज़र और भी अन्य कर्मी रखे हुए थे। किशोर जी अनुभवी व्यक्ति थे, उनके अनुभव से वह शोरूम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि संतोष की सारी प्रॉपर्टी में से सबसे कीमती और नंबर 1 पोजीशन में वही शोरूम हो गया। उस शोरूम का नाम बच्चा बच्चा जानता था। एक दिन उस शोरूम में बम्पर ऑफ़र निकाला गया, इसीलिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जो भी ब्रांडेड चीज़ थी सभी के दाम आधे कर दिए गए थे। इस भीड़ में किशोर जी के बेटे बहू भी आए हुए थे, क्योंकि जब से उनकी बहू सीमा ने उन्हें घर से बाहर निकाला था तभी से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। आदित्य के ड्यूटी भी छूट गई। अब सीमा को घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। वह दोनों तो ऑफ़र के लालच में कम दाम में कुछ अच्छा मिल जाए इसीलिए इतने बड़े शोरूम में आए थे।
बम्पर ऑफर शुरू होने के पहले पूजा अर्चना की जानी थी और चीफ गेस्ट के हाथ थे फीता भी कटवाना था। लोग बड़े उत्साहित थे कि कौन है वह शख्स जो इतने बड़े शोरूम का फीता काटेगा। जब पूजा अर्चना हो गई तब तो संतोष और उसके परिवार के सभी लोगों ने पूजा अर्चना की, लेकिन जब फीता काटने की बारी आई तो किशोर जी और सुमित्रा की चमचमाती कार से उतरकर सीधे वहां पहुंचे जहां चीफ गेस्ट के आगमन का अनाउंसमेंट हो रहा था। जैसे ही वह दोनों वहां पहुंचे, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। सभी ने उनका स्वागत बहुत ही उत्साह के साथ किया। आदित्य ने जब अपने पिताजी को नए कोट सूट में और अपनी माँ को चमचमाती सिल्की साड़ी पहने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं सीमा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि उसके ही सास ससुर हैं, जो कुछ दिनों पहले फटे हाल थे, लेकिन आज उन्हें इस रूप में देखकर उसकी आंखों के सामने तो अंधेरा छाने लगा। आदित्य अपने पापा के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश की तो सोचा, लेकिन फिर इतने बड़े समारोह में इस तरह मिलना उसे ठीक नहीं लगा और वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। फिर थोड़ी देर बाद किशोर जी को माइक दे दिया गया लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए, ताकि उन्हें भी हौसला मिले। उन्होंने कहा, इंसान को किसी भी उम्र में हार नहीं मानना चाहिए बल्कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जो निरंतर प्रयास करता रहता है वह एक न एक दिन ज़रूर सफल हो जाता है। जिस प्रकार नदी का पानी बहता रहता है तो वह हमेशा साफ रहता है और वहीं तालाब का पानी एक ही जगह स्थायी रहता है, जिसके कारण उस पानी से बदबू आने लगती है। इसीलिए अपने समय को सही जगह इस्तेमाल करते रहना चाहिए। फिर देखिए, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। उनके इतना कहते ही फिर से एक बार पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अब किशोर जी और सुमित्रा जी दोनों अपने केबिन की ओर जाने लगे तो आदित्य उनके पीछे पीछे दौड़कर जाने लगा और पिताजी कहता हुआ चिल्लाने लगा। तभी उनके पीछे चल रहे उनका सेक्रेटरी बोला, अरे आप कौन हैं और कैसे पिताजी पिताजी कहकर चिल्ला रहे हैं। तभी आदित्य रोता हुआ बोला, जो साहब सामने जा रहे हैं वही मेरे पिताजी हैं, प्लीज़ उनसे मेरी बात करवा दो। तभी सेक्रेटरी बोला, अच्छा पैसे वाला देखा नहीं कि आपको रिश्ते याद आ गए, चलिए हटिए यहाँ से। हो सकता है आपके पिताजी की शक्ल इनसे मिलती होगी, लेकिन यह आपके पिताजी नहीं हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है उनके बेटे तो हमारे मालिक संतोष सर और डॉक्टर दिलीप सर हैं। संतोष और दिलीप नाम सुनकर आदित्य दंग रह गया और उसने उस सेक्रेटरी का पैर पकड़कर बोला, भाई मैं सच कह रहा हूँ, वह मेरे पिताजी हैं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, प्लीज़ आप एक बार उनसे मेरी बात करवा दीजिए। तभी किशोर जी अपने सेक्रेटरी को पास में ना पाकर बेल बजाई तो वह दौड़कर उनके पास गया। किशोर जी बोले, कहाँ रह गए थे बेटा तुम। तब तक उस सेक्रेटरी ने वह सारी बात बताई जो आदित्य ने उससे कही थी। किशोर जी सुमित्रा जी की ओर देखकर आंखों के इशारे से पूछे, क्या करूं। सुमित्रा जी को ममता ज़्यादा देर तक कठोर नहीं रह सकी, अंततः वह पिघल ही गई और उन्होंने माँ की स्वीकृति देखी थी। किशोर जी ने इशारे से हाँ कह दिया। आदित्य दौड़कर आया और अपने पिता के कदमों में गिर गया, माँ को गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, माँ पिताजी आप दोनों रात के अंधेरे में कहाँ चले गए थे और अपने सारे गहने रुपए पैसे चोरी करके इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया है क्या। तभी सुमित्रा जी मारे क्रोध के अपने सीने से लगाया अपने बेटे को इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वह एक दीवार से जा टकराया। फिर सुमित्रा जी ने कहा, अरे दुष्ट, तुझे शर्म नहीं आई अपने जन्मदाता माँ बाप पर उंगली उठाते हुए, इतना गंदा इल्ज़ाम लगाते हुए। तेरा इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले हमारे कान बहरे क्यों नहीं हो गए।
और तू जैसे नमक हराम बच्चों को देखने से पहले हमारी आंखें फूट क्यों नहीं गई? अगर अपनी सलामती चाहता है तो तू यहाँ से अभी के अभी निकल जा, वरना गार्ड को बुलाकर इतना धक्के मार मार कर बाहर निकालूंगी कि सांस लेने लायक और पानी पीने लायक भी ना बचेगा। माँ की ऐसी तिखी बातें सुनकर आदित्य दंग रह गया। मतलब सीमा ने उसे झूठ कहा था। तब उसने अपने माँ बाप को रो रो कर बताया कि वह 2 महीने बाद जैसे ही विदेश से आया, उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उसके माँ बाप रात के अंधेरे में ही घर में जितना भी सोना चांदी रुपए पैसे रखे हुए थे, सारे धन को चुराकर रातों रात कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। और बदनामी के डर से उसने पुलिस को कंप्लेन भी नहीं किया। लेकिन जैसे ही वह विदेश से वापस आ रहा था, उसने जितना भी काम किया हुआ था वह एक पेन ड्राइव में रिकॉर्ड था। वह पेन ड्राइव भी चोरी हो गया, जिसके कारण उसे उसकी कंपनी से निकाल दिया गया। अब तो उन्हें भरपेट खाने के लिए भी बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती थी। तभी वहाँ संतोष आ गया और आदित्य से कहा, अरे तुम कौन हो भाई, और मेरे पिताजी के केबिन में क्या कर रहे हो? आदित्य बोला, संतोष भाई, तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं आदित्य, तेरे बचपन का यार। हम दोनों बचपन में एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे यार। हाँ, और आज बीबी आने के बाद दोस्त क्या, माँ बाप को भी भूल गया, कहकर संतोष ने आदित्य को 2 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। तभी किशोर जी बोले, हाँ बेटा, यह काम मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, तब शायद हम लोगों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती और ना ही हम लोग चोर कहलाते। इसने एक बार भी अपने माँ बाप को ना ही ढूंढने की कोशिश की, ना ही यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या सच में इसके माता पिता चोरी कर सकते हैं या कोई और। अब आदित्य को समझ में आ गया कि उसकी पत्नी की माँ और बहन नए नए गहने और कपड़े कहाँ से पहनते हैं। तब संतोष ने उसे कुर्सी पर बैठाया और वह सारी बातें बताए कि किस तरह से उसकी माँ पिताजी को उसकी पत्नी ने घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया, और यह दोनों बुजुर्ग बीमारी की हालत में भी कितने परेशानियों का सामना करके आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अब आदित्य का सारा माजरा समझ गया कि यह सीमा उसकी माँ और उसकी बहन की चाल थी और उसे झूठ बोल दिया गया था। आदित्य जब अपने पिता के केबिन में आ गया, तब सीमा अपनी बहन और माँ के साथ थी। उसने जैसे ही अपने सास ससुर को इतने बड़े पोजीशन में देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका पूरा शरीर शिथिल पड़ गया और वह वहीं लुढ़क गई। जिसकी माँ बहन शॉपिंग करना छोड़कर उसे अस्पताल लेकर गई और डॉक्टर ने बताया कि उसे लकवा हो गया है, जिसके कारण ना ही वह बोल पा रही थी और ना ही वह हाथ पैर हिला पा रही थी। आदित्य गुस्से से घर गया तो देखा सीमा घर पर नहीं है। उसने देर रात तक इंतज़ार किया। जब देर रात तक वह घर नहीं पहुंची तो उसने अपनी सासू माँ को फ़ोन लगाया। तब उन्होंने बताया कि उन्होंने सीमा को अस्पताल लाया है और उसे लकवा हो गया है। आदित्य जब अस्पताल पहुंचा तो सीमा सिर्फ आंसू बहा रही थी। वह ना तो बोल पा रही थी और ना ही हाथ पैर हिला पा रही थी। तभी आदित्य ने इसकी सूचना अपनी माँ को दिया। सुमित्रा जी अस्पताल पहुंची तो सीमा अपराधी की तरह आंसू बहा रही थी। सुमित्रा जी ने डॉक्टर दिलीप को उसका इलाज करने के लिए कहा और वह जल्दी ही ठीक भी हो गई। तब सीमा अपने सास ससुर से उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। आदित्य भी अपने माँ पिताजी को अपने साथ चलने के लिए कहता रह गया, लेकिन वह दोनों उनके साथ नहीं गए। लेकिन हाँ, किशोर जी ने अपने बेटे आदित्य को अपने स्वरूप में मैनेजर के पद पर काम में रख लिया। लेकिन रिश्ता ऐसा रखा सिर्फ एक मालिक और एक नौकर का। अब सीमा को हमेशा आत्मग्लानि हो रही थी। वह कभी भी अपने सास ससुर से आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसकी नज़रें अब हमेशा झुकी हुई रहती थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।